Hello students, in this video we are going to study about a very strong topic of physics, that is your projectile motion. Clear? So what is projectile motion? It's a very important topic for your board exam as well as for the competitive examination. It may be your NEET or it may be your IT mains or advanced. Clear? So on coming to this topic, that is your projectile motion. Clear? So projectile motion is what? So suppose this is a ground. Clear? ये क्या आपका ग्राउंड है एंड यू आर एट दिस पॉइंट, आप इस पॉइंट पर हो एंड यू आर ट्राइंग टू थ्रो अ स्टोन फ्रॉम दिस पॉइंट. क्लियर? आप इस पॉइंट से एक पत्थर को क्या करना चाह रहे हो, फेंकना चाह रहे हो. जब हम इस पॉइंट से क्या करेंगे कि स्टोन को फेंकेंगे, तो जब भी आप कभी भी स्टोन कंपटीशन लेते हो अपने किसी फ्रेंड से कि चलो आज स्टोन फेंकते देखते किसका कितना दूर जाता है, तो आप इस तरीके से क्या करते हो, थ्रो करते हो. ये बात समझ में आ रहा है? तो जब भी सपोज ये अर्थ है और आप यहाँ पर हो, तो जब भी स्टोन को क्या करोगे, थ्रो करोगे, तो किसी न किसी अर्थ के साथ एक एंगल से थ्रो करोगे और साथ ही उसके पास कुछ ना कुछ क्या होगी, आपकी वेलोसिटी भी होगी. ये बात समझ में आ रही है? सपोज दिस इज अ पॉइंट O फ्रॉम विच यू आर गोइंग टू थ्रो अ स्टोन. ये बात समझ में आ रही है? सो दिस पॉइंट O इज सेड टू बी योर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. क्लियर? O को क्या बोलेंगे यहाँ पर आप, ये दैट इज योर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. The place from where you throw any object from earth is said to be your point of projection. आप वहां से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकने वाले. क्लियर? सपोज दिस चॉक इज a stone and I am throwing this chalk like this. So यहाँ पर इस चॉक को जब थ्रो करेंगे तो किसी न किसी एक स्पीड से थ्रो करेंगे और वो जो स्पीड रहेगी वो अर्थ के साथ कोई ना कोई एक एंगल भी यहाँ पर बनाएगी. सपोज द एंगल इज योर थीटा. ये बात समझ में आ रहा है इतना ही? सो यहाँ पर क्या है आपका ये U is what? U is the velocity of projection. U क्या कहलाएगा यहाँ पर आपका ये? That is your velocity of projection. Here and the angle theta is called your angle of projection. The angle is called your angle of projection or it is called projection angle. ये बात समझ में आ रही है? इतनी चीजें बहुत ध्यान से रखो. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन and we are throwing a stone from a point from the earth. The point from which you throw the stone is said to be the point of projection. The velocity through which a stone is thrown from the earth is said to be your velocity of projection, and the angle made by object from the earth is said to be your angle of projection. ये बात समझ में आ रही है? अब इस स्टोन को क्या किया था अपन ने, यहाँ से थ्रो किया था. दिस इज द स्टोन. इसको यहाँ से थ्रो किया, इसको यहाँ से थ्रो किया. What will happen to a stone after throwing it from one point of the earth? So it will go like this. ये कुछ इस तरीके से क्या करेगा, आपका यहाँ पर ये मूव करेगा और यहाँ किसी पॉइंट P पर जाकर क्या हो जाएगा, आपका ये गिर जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? स्टोन किस तरीके से क्या होगा, स्टोन यहाँ पर था, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा. इस तरीके से स्टोन क्या होगा, पहुंचते पहुंचते पॉइंट P तक आपका आ गया. ये बात समझ में आ रही है? अब कोई ये कहे कि स्टोन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की अर्थ में, मतलब स्टोन कहाँ से फेंका गया, O पॉइंट्स, और अर्थ में कहाँ पर गिरा, P पॉइंट. क्लियर? तो जो स्टोन की ये जो डिस्टेंस है, जो स्टोन क्या कर रहा है, आपके लिए ट्रेवल कर रहा है, ये कहाँ से कहाँ तक, अर्थ से लेकर प्रोजेक्शन पॉइंट P तक. क्लियर? जिस पॉइंट पर वो गिर रहा है, जितना दूर गिरा इस स्टार्टिंग पॉइंट से, द डिस्टेंस इज सेड टू बी योर रेंज. इसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R. ये बात समझ में आ रही है? ठीक. जब स्टोन और यहाँ पर कैपिटल R क्या हो चुका है आपका ये, दैट इज योर रेंज विच इज ऑफिशियली क्या है आपका ये, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P. O और P के बीच की क्या हो गई आपकी ये डिस्टेंस हो गई. क्लियर? फिर इसके बाद जब आपने स्टोन यहाँ से थ्रो किया तो स्टोन हवा में गया, स्टोन वाज इन एयर, और जब स्टोन एयर में था तो एयर में रहते रहते P पॉइंट पर गिर गए. तो स्टोन को यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा. ध्यान समझना, स्टोन को O से जाने में और P तक पहुँचने में कुछ टाइम लगा होगा. क्लियर? द टाइम, उस टाइम तक स्टोन किस में था, आपका एयर में था, और उस टाइम में बोलेंगे यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं. क्लियर? सो देयर द टाइम टेकन बाय स्टोन इन एयर, जब तक स्टोन आपका एयर में था, कितने टाइम तक एयर में था, एयर में कब आया, जब ऐसे निकला, और कब तक था, जब तक P पर पहुंचा. ये तो टोटल जर्नी में ट्रेवल टाइम को क्या बोलेंगे, इसका ये
It is said to be your time of flight. Clear? It is called your time of flight. ठीक, फिर जब स्टोन इस तरीके से देखो, ये आपकी अर्थ है, ये पूरी क्या है यहाँ पर आपकी अर्थ है, टोटल ग्राउंड। स्टोन यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ अर्थ से किसी एक हाइट पर था, फिर यहाँ गया तो उसकी हाइट और बढ़ गई, फिर यहाँ गया तो अर्थ से हाइट और बढ़ गई, फिर यहाँ पहुँचा और एक टाइम पर स्टोन यहाँ पहुँचा। तो ये जो है स्टोन की ये अर्थ से मैक्सिमम हाइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब थ्रो किया जाएगा तो पहले स्टोन ऊपर जाएगा और फिर ऊपर से कहते हुए नीचे आएगा। तो जब ऊपर जाके जब नीचे जाना होगा तो उस समय अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, एंड दैट इज सेड टू बी द मैक्सिमम हाइट ट्रेवल बाय द स्टोन। स्टोन अर्थ से मैक्सिमम कितने हाइट तक गया? द हाइट इज योर h। सो यहाँ पर h इज इक्वल टू क्या हो गया आपका ये, दैट इज योर मैक्सिमम हाइट ऑफ क्या हो जाएगा आपका ये स्टोन। द h इज योर मैक्सिमम हाइट ऑफ क्या हो गया यहाँ पर ये स्टोन हो गया। अब एक चीज और ध्यान से समझिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अपन अर्थ से क्या करते हैं? थ्रो करते हैं। ठीक है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अपन अर्थ से थ्रो करते हैं तो जिस भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं उस ऑब्जेक्ट का नाम होता है प्रोजेक्टाइल। उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। अब अपन ने यहाँ से स्टोन को थ्रो किया तो स्टोन हमारे लिए क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल हो गया। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं यहाँ पर अपन थ्रो करते हैं ये, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी व्हाट? दैट इज योर प्रोजेक्टाइल। ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। क्लियर? तो हमारा प्रोजेक्टाइल मतलब हमारा स्टोन मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जिसको प्रोजेक्टाइल बोल रहे हैं वो यहाँ से होता हुआ यहाँ तक है। क्लियर? कोई पूछे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया? द आंसर इज योर r। कितना टाइम लगा? द आंसर इज योर df। कितना मैक्सिमम हाइट ट्रेवल किया? द आंसर इज योर h। किस वेलोसिटी से फेंका गया? u वेलोसिटी से। उसकी वेलोसिटी ने ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाया? थीटा एंगल बनाया। किस पॉइंट से फेंका गया? वो पॉइंट से फेंका गया। ये बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें प्रोजेक्टाइल में क्या होगी? काम आएगी। नाउ व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट जिसको अपन एयर में फेंक रहे हैं। द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल। क्लियर? तो द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन एयर इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान से समझना है। क्या ध्यान से समझना है आपको? जब ये ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, इस तरीके से गया। जब इसके पाथ को ट्रेस किया गया इसने एक स्पेशल पाथ बनाया है इस तरीके से। ये जो पाथ होता है बच्चा, ये कौन सा पाथ होता है? ये दिस पाथ इज योर पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ का मतलब क्या समझ लो यहाँ पर ये, कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया जाएगा? इस तरीके से थ्रो किया जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान। जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हमेशा किस पाथ पर मूव करता है आपका वो? तो द आंसर इज योर, दैट इज योर पैराबोलिक पाथ पर ऑब्जेक्ट क्या करेगा आपका? ये मूव करेगा। ये बात समझ में आ रही है? दिस इज द मतलब प्योर बेसिक ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स गिवन बाय मी ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट वी कैन कैलकुलेट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट, आपको पता होता है किस वेलोसिटी से फेंका और आपको पता होता है किस एंगल से फेंका। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अपन थ्रो करते हैं या जब भी कोई मिसाइल लॉन्च होती है ऊपर की तरफ, जब भी कोई रॉकेट लॉन्च होती है तो वी नो एवरीथिंग दैट from which velocity we are launching the missile and the angle of missile is what? The theta is also given, u is also given. Clear? हमसे क्या पूछ सकता है भाई कि अगर इस वेलोसिटी और इस एंगल से फेंका तो कितना दूर गिरेगा? तो हमसे क्या पूछ सकता है? ज़्यादा रेंज पूछ सकता है। कितना टाइम हवा में रहेगा? तो हमसे क्या पूछ सकता है? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकता है। और कितना मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करेगा? तो मतलब हमसे क्या पूछ सकता है? मैक्सिमम हाइट पूछ सकता है। तो जब भी अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरह से इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म करते हैं, इस पर्टिकुलर केस में नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एज वेल एज द मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल. ओके, okay, now we are going to calculate time of flight, range as well as of height of projectile in the previous diagram जो मैंने बनाया था. ये बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पर क्या एज्यूम किया कि सपोज ऑब्जेक्ट किस पॉइंट से थ्रो किया गया, ओ पॉइंट से, किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया, यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया. ऑब्जेक्ट ने ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया, और इस तरीके से ऑब्जेक्ट इस तरीके से यहाँ पर आकर ड्रॉप हो गया. जब यहाँ पर आकर ये ड्रॉप हुआ ये, इसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, दैट इज योर ओपी डिस्टेंस ट्रेवल की. टोटल डिस्टेंस कितनी, रेंज कितनी हुई इसकी, आर हुई, मैक्सिमम हाइट कितनी हुई, एच, और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में टोटल टाइम कितना लगा, दैट इज योर डी.
क्लियर। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में टोटल टाइम कितना लगा, TF, दैट इज सेड टू बी योर टाइम ऑफ फ्लाइट। जब हम इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं, चाहे हमें R कैलकुलेट करना पड़े, चाहे H कैलकुलेट करना पड़े, चाहे TF कैलकुलेट करना पड़े, जब इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वी हैव टू यूज न्यूटन्स मोशन इक्वेशन, दैट इज योर v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2s. Clear? We have to use all these equations, but the main problem over here on using the Newton motion equation is the assumption given by the Newton for using his equations. जैसे ये न्यूटन मोशन इक्वेशन कब यूज होती है? द वेरी फर्स्ट कंडीशन, ऑब्जेक्ट मस्ट बी पॉइंट ऑब्जेक्ट, छोड़ो उसे, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, उसे भी छोड़ दो, ऑब्जेक्ट मस्ट ट्रेवल इन योर स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट को किस पाथ पर ट्रेवल करना चाहिए? स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करना चाहिए, तभी आप उस न्यूटन की मोशन को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट किस पाथ पर चल रहा है, ये पैराबोलिक पाथ पर चल रहा है, कहीं से भी स्ट्रेट पाथ पर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ न्यूटन मोशन को क्या करना है, यूज करना। ये बात समझ में आ रही है? सो इसके लिए क्या किया अपन ने, ये इस पूरे को अपन डबल एक्सिस में कन्वर्ट कर देते हैं। जो प्रीवियस डायग्राम था वो हमारा 4 से लेकर 3 तक था, तो अपन क्या करते हैं, इसको और एक्सटेंड करके बोलते हैं सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर व्हाट, दैट इज योर वाई एक्सिस। ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब जो आपका स्टोन था ये यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से यहाँ से मूव करता हुआ कहाँ पर आ गया होगा, पूछिए, इस तरीके से मूव करता हुआ स्टोन आपका ये यहाँ पर आ गया होगा। ये बात समझ में आ रही है? चलो मैं चाहता हूँ कि स्टोन का इमेज लिया जाए किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। मैं स्टोन की इमेज कहाँ लेना चाहता हूँ, एक्स एक्सिस पर। इसके लिए आप एक ऊपर टॉर्च ऑन कर दो, क्लियर, ऊपर आप एक क्या कर दो, टॉर्च ऑन कर दो। तो ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से। जैसे ऊपर टॉर्च ऑन करोगे, जो ऑब्जेक्ट यहाँ था तो यहीं दिखाई देगा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। जब ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा तो इमेज यहाँ बनेगी। इस तरीके से ऑब्जेक्ट की इमेज इस तरीके से एक्स एक्सिस में इस तरीके से बनती जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन, किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस। प्रोजेक्शन का मतलब ऑब्जेक्ट जहां भी रहे उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दो। और इसको इनडायरेक्ट में मेरे समझाने का तरीका क्या है, ये कि ऊपर एक टॉर्च ऑन कर दो तो देखो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बन रही है। ध्यान समझना, ये जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव कर रहा है तब उसकी इमेज यहां से कहां मूव कर रही है, यहां मूव कर रही है। ध्यान समझना, ये ऑब्जेक्ट यहां तो इमेज नहीं बने, ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा तो इमेज यहां बनी, ऑब्जेक्ट यहां गया इमेज यहां बनी, ऑब्जेक्ट यहां गया इमेज यहां बनी। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे की तरफ इस तरीके से मूव कर रहा है, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में यहां से लेकर किस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक जाने में 10 सेकंड लग रहा है तो उसकी इमेज को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड लगेगा, सेम टाइम लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, ध्यान समझना, है मैंने कहा ऑब्जेक्ट की इमेज लगे एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर प्लॉट करते जाओ। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर परपेंडिकुलर प्लॉट करो, इसका मतलब इसकी इमेज यहाँ पर आएगी, यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट करो, इमेज यहाँ पर आएगी। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बढ़ता चला जा रहा है उसकी इमेज भी आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। जब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 सेकंड ले रहा तो उसकी इमेज को भी यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। सिमिलरली अपन इसी ऑब्जेक्ट की इमेज लेंगे किस एक्सिस पर, वाई एक्सिस। क्लियर? तो जब ऑब्जेक्ट की इमेज वाई एक्सिस पर लेना है इस पर टॉर्च आपको इधर ऑन करना है। क्लियर? टॉर्च आपको इधर ऑन करना पड़ेगा। जब टॉर्च इधर ऑन करोगे, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा तो इमेज यहीं बनेगी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचा तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचा तो इमेज यहाँ बनेगी, जब यहाँ पहुंचा तो इमेज यहाँ बनी, जब यहाँ पहुंचा तो इमेज यहाँ बनी, जब इस तरीके से यहाँ पहुंचा तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनी। तो ऐसा लगेगा जैसे ऑब्जेक्ट कैसा जा रहा है, हमें नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे गया इसकी इमेज क्या होने लगी, आपकी फेड डाउन होने लगी। तो ऐसा लगेगा जैसे ऑब्जेक्ट रिटर्न भी हो रहा है आपका ये इस तरीके से। ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। तो हुआ क्या, ये जब अपन ने ऑब्जेक्ट की एक्स एक्सिस पर इमेज ली है तो एक्स एक्सिस पर इमेज लेने के बाद क्या मिला आपको यहाँ पर, आपका ये कि ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से मूव कर रहा है तो एक्स एक्सिस में उसकी इमेज यहाँ पर मूव कर रही है। और अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक ऐसा लगेगा जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर गया, लेकिन इसके बाद जब इमेज लोगे इधर की ओर तो ऐसा लगेगा जैसे ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? डन। सो इस हाइट ये कितनी
कितनी हाइट ट्रेवल कर रहा है, h हाइट ट्रेवल कर रहा है। क्लियर? अब ध्यान से समझना, ये एक बहुत ही प्यारा कांसेप्ट और बहुत ही बेसिक कांसेप्ट है। ये समझ में आ गया तो प्रोजेक्टाइल का कोई भी डेरिवेशन आपका कभी भी नहीं होगी। क्या कांसेप्ट है, ध्यान समझना है, ध्यान समझना, जवाब आपको देना, ध्यान समझना। ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से यहाँ ले जाने में 10 सेकंड लग रहा है तो उसकी इमेज को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड। और उसी इमेज को यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड ही लगेगा। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ये ऊपर कहाँ तक गया है, कब तक, जब तक ऑब्जेक्ट O से Q तक पहुंचा। O से Q तक में इसकी इमेज ऊपर जाती हुई दिखेगी और Q से लेकर P तक में इसकी इमेज नीचे उतरती हुई दिखेगी। तो अगर O से Q और Q से P तक में टोटल 10 सेकंड का टाइम लग रहा है तो इसको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड का टाइम लगेगा। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब अपन ने एज्यूम किया कि सपोज O से लेकर Q तक में टाइम कितना लग रहा है, T1, और Q से लेकर P तक में टाइम कितना लग रहा है, ये T2 लग रहा है। क्लियर? ऑब्जेक्ट तो इस तरीके से मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u वेलोसिटी से। तो उसकी इमेज x एक्सिस में किस वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, उसकी इमेज y एक्सिस में किस वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, ये सब भी निकालना हमारे लिए जरूरी है। तो इस वेलोसिटी का क्या लेते हैं, कंपोनेंट लेते हैं। मैंने वेक्टर को कंपोनेंट करना बताया है कि वेक्टर जिस भी लाइन के साथ थीटा एंगल बनाता है उस लाइन पर उसका cos वाला कंपोनेंट आता है। इसका इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा आपका, ये u cos थीटा, और ये कुछ नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट की x एक्सिस में क्या है, ये वेलोसिटी। ये बात समझ में आ रही है? सिमिलरली इसका इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, ये इसका कंपोनेंट आ जाएगा आपका ये, दैट इज योर u sin थीटा, और ये ऑब्जेक्ट की y एक्सिस में क्या है, वेलोसिटी। ये बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट x एक्सिस में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, ऑब्जेक्ट इमेज किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, u cos थीटा। ऑब्जेक्ट इमेज y एक्सिस में किस वेलोसिटी से मूव कर रही है आपकी, ये u sin थीटा से मूव कर रही है। ऑब्जेक्ट इमेज x एक्सिस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो O से लेकर कहां तक जा रही है, P तक जा रही है, और O से लेकर P तक की डिस्टेंस कितनी r है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की x एक्सिस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, दैट इज योर r डिस्टेंस ट्रेवल की। ये बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर केवल यहां से यहां तक देखते हैं तो ऑब्जेक्ट ने y एक्सिस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये हाइट कितनी h है और ये हाइट भी कितनी हो जाएगी h। इसका मतलब sy की वैल्यू कितनी हो गई आपके यहाँ पर, ये h हो गई। ये बात समझ में आ रही है? जब ऑब्जेक्ट को आप इस तरीके से थ्रो करते हो तो y एक्सिस में ऐसा लगता है कि जैसे कि एक स्टोन को सीधे ऊपर फेंका गया और स्टोन रुका है और रुकने के बाद इधर चला आया, सीधे आपका ये नीचे आ गया। जब स्टोन को सीधे ऊपर फेंकोगे और स्टोन जाकर रुकेगा और रुकने के बाद किधर आएगा, आपका नीचे आएगा। तो उस कंडीशन में अगर स्टोन इस जगह पर लग रहा है कि रुका हुआ है तो इस जगह स्टोन की वेलोसिटी कितनी हो चुकी है आपकी, ये 0 हो चुकी है। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। अब ध्यान से समझना, जब भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हवा में रहेगा तो अर्थ उसको अपनी ग्रेविटी के कारण लगातार क्या कर रही होगी, अपनी तरफ खींच रही होगी। ये बात समझ में आ रहा है? अर्थ की ग्रेविटी लगातार उस पर क्या लगा रही होगी, फोर्स लगा रही होगी, और ऑब्जेक्ट पर कोई दूसरा फोर्स नहीं लगेगा। जब भी ऑब्जेक्ट हवा पर रहेगा तो अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स। वो हमेशा किधर होगा, आपका टुवर्ड्स द अर्थ होगा। तो अगर फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ है और फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ये मास इनटू एक्सेलरेशन। तो और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ है तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ होगा। ये बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी कैसा है आपका, टुवर्ड्स द अर्थ। क्लियर? एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी है, हमेशा ये डाउनवर्ड। और एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड है तो किस एक्सिस के लॉन्ग है, y एक्सिस के लॉन्ग है। क्या एक्सेलरेशन x एक्सिस के लॉन्ग है क्या, नहीं है। इसका मतलब x एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब भी हवा में है उसका एक्सेलरेशन हमेशा किस एक्सिस के लॉन्ग है, y एक्सिस के लॉन्ग है। x एक्सिस के लॉन्ग उसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कांसेप्ट है आपका पूरी फिजिक्स का कि व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज इन एयर इट डजंट हैव द एक्सेलरेशन अराउंड x एक्सिस, इट विल ऑलवेज हैव अ एक्सेलरेशन व्हिच इज ऑलवेज अराउंड द y एक्सिस। ये बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पर x एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना हो चुका है आपका, ये दैट इज योर 0। जो भी एक्सेलरेशन इसके पास किस एक्सिस का है, ये y एक्सिस का एक्सेलरेशन। अब y एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये क्लास 9 की फिजिक्स है, आपने फ्री फॉल पढ़ रखा है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो नीचे से ऊपर जब जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। वेलोसिटी चेंज हो रही है और चेंज के साथ साथ कम हो रही है, और वेलोसिटी कम होने का मतलब उसके पास क्या आ चुका है, एक्सेलरेशन आ चुका है, और कम होने का मतलब क्या हो चुका है, रिटार्डेशन आ चुका है। और रिटार्डेशन कितना होता है, तो जब भी ऑब्जेक्ट हवा में होता है तो वहां पर जो एक्सेलरेशन होता है वो किस एक्सिस के लॉन्ग है आपका, ये y एक्सिस के लॉन्ग। और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये तो यहाँ पर देखिए
दैट इज योर ए वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस जी हो जाएगा। क्लियर? ए वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस। तो हमें ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट की इमेज जो एक्स एक्सिस में चल रही है, किस वेलोसिटी चल रही है, u cos थीटा से। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, r डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। कितना एक्सेलरेशन है उसका, ये 0 एक्सेलरेशन। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस y एक्सिस में चल रही है केवल यहां से लेकर यहां तक, क्लियर? वो किस वेलोसिटी से चलना शुरू कर रही है, u sin थीटा से। कितनी हाइट ट्रेवल कर रही है, h हाइट ट्रेवल कर रही है। किस एक्सेलरेशन से जा रही है, माइनस g से। और वेलोसिटी कितनी है आपकी 0, माइनस g। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन किधर है आपका, डाउनवर्ड है। और o से लेकर q तक ऐसा लग रहा है जैसे स्टोन ऊपर जा रहा है। और जब स्टोन ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अगर उसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी तो इसका मतलब वो एक्सेलरेशन नहीं है, क्या है बच्चा, रिटार्डेशन। इसलिए उसके एक्सेलरेशन से पहले एक नेगेटिव साइन लगाना बहुत ही क्या है आपका, ये पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, कुछ पल्ले पढ़ रहा है, ये बस समझ में आ रहा है, ये सब निपटा चला जा रहा है, ठीक है। कुछ भी उठ पटांग बोलना खड़े खड़े ना, हाँ टॉपिक ही ऐसा है, क्या करोगे, बोलना पड़ता है, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट क्या क्वेश्चन, अगर इतनी चीजें क्लियर है, एवरीथिंग इज ओके रिगार्डिंग योर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब कैलकुलेशन में तो कुछ भी नहीं है, बस अब ये शुरुआत जो चीजें मैंने डिसाइड की आपके सामने, अगर ये समझ में आ रही है तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये बात समझ में आ रही है? तो द वेरी फर्स्ट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं अपन यहाँ पर, ये टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज योर टीएफ। क्या है, टोटल यहाँ से यहाँ पर जाने का टाइम। और आपको पता है अगर यहाँ से यहाँ पे जाने में 10 सेकंड लगेगा, उसकी इमेज को यहाँ से यहाँ पे जाने में 10 सेकंड, उसकी इमेज को यहाँ और यहाँ तक आने में भी 10 सेकंड। ये बात समझ में आया? अपन ने बोल दिया चलो यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है आपका, ये t2। अपन ने टाइम को क्या कर दिया, आपको ये चेंज कर, मतलब ये t1 है t2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा बच्चा, टाइम ऑफ फ्लाइट कब निकलेंगे, जब अपन t1 और t2 को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ये बात समझ में आ रहा है भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट इज टोटल टाइम। अपन ने जर्नी को दो पार्ट में ब्रेक किया, t1 और t2। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2। ये बात समझ में आ रहा है इतना, ये कोई प्रॉब्लम इसमें ना। फिर इसके बाद एक चीज और ध्यान समझना है, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर किसी स्टोन को ऊपर फेंका जाए, स्टोन ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद स्टोन नीचे आएगा, तो अगर स्टोन को ऊपर जाने में 5 सेकंड लगता है बच्चा, तो नीचे आने में भी कितना लगता है आपको, ये 5 सेकंड लगता है। दोनों टाइम आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब क्या, ध्यान समझना है, O से लेकर Q तक में स्टोन ऊपर गया, Q से लेकर P तक में स्टोन नीचे है, और O से लेकर Q तक का टाइम आपने लिया है t1 और Q से लेकर P तक का टाइम लिया है t2। तो t1 टाइम ऊपर जाने का, t2 टाइम नीचे आने का, सेम स्टोन है, तो दोनों के टाइम आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, बट यहाँ पर अपनी पुरानी नॉलेज के हिसाब से t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये t2 हो जाएगा ये। सो यहाँ से tf इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये t1 प्लस t1 इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस t1। इट इज योर इक्वेशन नंबर 1। किसी भी तरीके से अगर अपन ने t1 को कैलकुलेट कर लिया तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? कुल मिलाकर अपने को t1 और t1 को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर? सो हम इस टाइम को क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम या फॉर y एक्सिस। अब ध्यान समझना है कि न्यूटन मोशन अप्लाई करने वाला हूं, लेकिन न्यूटन मोशन इस पाथ के लिए अप्लाई नहीं होगा। अपन ने इस पाथ को दो पाथ में ब्रेक किया है, एक स्ट्रेट पाथ ये है, दूसरा स्ट्रेट पाथ ये, और इन्हीं स्ट्रेट पाथ पर अपन क्या करेंगे, न्यूटन मोशन इक्वेशंस का यूज करेंगे फॉर y एक्सिस के लिए। और कहां से कहां तक के, O से लेकर Q तक के, ये दैट इज योर फ्रॉम O टू Q। y एक्सिस में कहां से कहां तक आपको, ये O से लेकर Q तक के लिए। तो O से लेकर Q तक के लिए ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां, जब यहां से लेकर यहां गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u sin थीटा। कितनी हाइट ट्रेवल किया, h, एक्सेलरेशन कितना था -g, और फाइनल वेलोसिटी कितनी थी आपकी 0। तो y एक्सिस के लिए इक्वेशन लगा देते हैं आप, ये दैट इज योर v इज इक्वल टू u प्लस कितना हो गया यहां पर आपका, ये 80। ये सब कुछ किस एक्सिस से लगा रहे हैं, y एक्सिस के लिए, इसलिए यहां पर सब कुछ y करना पड़ेगा। टाइम में y लगाएंगे क्योंकि टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें कभी भी एक्सिस का सिंबॉलिक फॉर्म नहीं रखते। अब y एक्सिस में O से लेकर Q तक में ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक मूव किया, तो vy की वैल्यू कितनी बच्चा यहां पर, ये 0। uy की वैल्यू कितनी आपकी है, दैट इज योर u sin थीटा, प्लस ay की वैल्यू कितनी है -g, और टाइम कितना है t1। टाइम t1 क्यों है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक जो टाइम t1 लग रहा है,
तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगेगा, t1 लगेगा। क्लियर? सो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 0 इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस कितना आ गया g t1 को इधर ले आओ आप ये, तो g t1 इज इक्वल टू कितना आ गया u sin थीटा, तो t1 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका ये, दैट इज योर u sin थीटा अपॉन c। करेक्ट? सो t1 इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर u sin थीटा अपॉन c। फ्रॉम इक्वेशन 1 टाइम ऑफ फ्लाइट इज व्हाट, दैट इज योर ट्वाइस ऑफ टाइम t1 का कितना आपका ये ट्वाइस है, उसका ट्वाइस कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका ये, दैट इज योर 2u sin थीटा अपॉन कितना हो जाएगा आपका ये g, एंड दैट इज द फार्मूला ऑफ योर टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों? क्योंकि आपको u पता रहता है, थीटा पता रहता है और g की वैल्यू तो हमें बचपन से पता है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट कर सकते हो। ये बात समझ में आ रहा है ये? चलो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अब क्या कैलकुलेट करेंगे, रेंज कैलकुलेट करेंगे। रेंज किस एक्सिस का इशू है बच्चा, तो रेंज एक्स एक्सिस का इशू है। अब जो इक्वेशन लगानी पड़ेगी किस एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए, कहां से कहां तक, ओ से लेकर पी तक, तभी पूरी रेंज कवर होगी। अब यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में उसकी इमेज मूव कर रही है, कितनी इनिशियल वेलोसिटी है, u cos थीटा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कितना एक्सेलरेशन है 0, और कितना टाइम ले रही है यहाँ पर ये, तो t इज इक्वल टू टोटल टाइम t है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से अंदर जाने में उतना टाइम लगता है, इमेज को यहाँ से यहाँ तक आने में उतना ही टाइम लगेगा। क्लियर? सो इक्वेशन यूज करते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस क्या लगा दिया यहाँ पर आपने ये हाफ at स्क्वायर। क्लियर? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सिंस वी आर गोइंग टू यूज द इक्वेशन फॉर s एक्सिस, सो पुट x विद द वेक्टर सिंबल्स, t के साथ x नहीं लगाएंगे बिकॉज़ t इज a स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? sx की वैल्यू कितनी यहाँ पर आपकी है, r है, ux की वैल्यू कितनी यहाँ पर आपकी है, दैट इज योर u cos थीटा, और t की वैल्यू कितनी यहाँ पर आपकी है tf, और प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 0, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी tf स्क्वायर। भाई जब एक्सेलरेशन 0 थी, पूरा टर्म ही क्या हो गया यहाँ पर आपका 0 हो गया ये, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से ये u cos थीटा इनटू कितना हो गया ये tf हो गया, और tf की वैल्यू अपने पास उधर रखी है, कितनी होती है ये 2u sin थीटा अपॉन g, तो वहां पर मैं tf की वैल्यू को क्या करने वाला हूं, पेस्ट करने वाला हूं। सो यहां पर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना आप ये, दैट इज योर r इज इक्वल टू कितना यहां पर आपका ये u cos थीटा इनटू 2u sin थीटा बाय कितना हो जाना है इसको ये g, tf की वैल्यू रख दिया 2u sin थीटा बाय g। देखो u इनटू u कितना हो गया आपका ये u स्क्वायर इनटू 2 इनटू sin थीटा इनटू cos थीटा डिवाइड बाय कितना हो गया आपका ये 0। क्लियर? अब ये जो फार्मूला होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा का, ये फार्मूला मैथ्स वालों ने पढ़ा होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा फार्मूला है, ट्वाइस ऑफ द एंगल का फार्मूला है। इसकी जगह लिख सकते हैं अपन sin 2 थीटा। क्लियर? 2 sin इनटू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा का फार्मूला होता है आपका ये हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय c। ये बायो वालों को लर्न करना पड़ेगा, लेकिन मैथ्स वालों ने इसको अच्छे से पढ़ लो। क्लियर? इतना तो हो जाए। अब ऐसे भाई u हमें पता रहेगा जिस वेलोसिटी से पत्थर को फेंकते हैं, एंगल भी पता रहता है कि इस एंगल से स्टोन को क्या कर रहे हैं अपन, ये थ्रो कर रहे हैं। हमें वेलोसिटी पता और एंगल पता है, तो रेंज बता सकते हैं कि कितनी रेंज से क्या होगा अपना ये थ्रो किया जाएगा और कितना दूर जाएगा। अब कुछ लोग लगाते हैं कि आप कंपटीशन करते हैं, भाई देखते हैं किसका पत्थर दूर जाता है। दूर का मतलब वो चाहते हैं दूर से दूर फेंकना, मतलब वो चाहते हैं मैक्सिमम रेंज, वो रेंज को क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अब जैसे मैं अगर किसी पत्थर को फेंकता हूँ, मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है पत्थर को थ्रो करने की 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, मैं 10 मीटर पर सेकंड की ज़्यादा वेलोसिटी से पत्थर को थ्रो नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे अंदर उतनी ही पावर है। तो मैं पत्थर को क्या करूँगा, या ऐसे थ्रो करूँगा, या ऐसे थ्रो करूँगा, या ऐसे थ्रो करूँगा, या ऐसे थ्रो करूँगा। मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं थ्रो करने वाले एंगल को क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब रेंज अगर वेलोसिटी फिक्स है, टोटल किस पर डिपेंड करती है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर। ये बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब रेंज जो है वो किस पर डिपेंड करती है, इस पूरे फैक्टर पर। अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको भी क्या होना चाहिए आपको, ये मैक्सिमम होना चाहिए। ध्यान से देखिए यहाँ पर ये फॉर r टू बी मैक्सिमम, अगर यहाँ पर आपको ये क्या करना है, ये r को मैक्सिमम करना है, तो sin 2 थीटा भी कितना होना चाहिए आपका, ये मैक्सिमम होना चाहिए ये। और किसी भी साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है आपकी, ये 1।
किसी भी साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। बायो वाले ध्यान सुनो, आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर साइन की वैल्यूज पढ़ी। उनमें सबसे बड़ी वैल्यू आती है 90 डिग्री पर, वो कितनी होती है 1, और वो साइन की क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू। अब चाहे साइन स्क्वायर थीटा हो, चाहे साइन क्यूब थीटा हो, चाहे अंडर रूट साइन थीटा हो, चाहे साइन 2 थीटा हो, चाहे 4 थीटा हो, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी साइन की आपकी 1 रहेगी। अब इस 1 को क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पर तो ये कितना हो गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं अपन साइन 90 डिग्री। तो यहाँ 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है बच्चा, अगर आप किसी स्टोन को मैक्सिमम रेंज पर फेंकना चाहते हो, आप चाहते हो कि स्टोन दूर से दूर जाए, तो बच्चा आपको किस एंगल पर थ्रो करना पड़ेगा उसको 45 डिग्री पर। और जब आप उसको 45 डिग्री पर थ्रो करोगे तो उस वेलोसिटी का सबसे मैक्सिमम रेंज क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ये बात समझ में आ रहा, मतलब क्या, ध्यान से समझना, इधर देखो ध्यान से, इधर सुनो 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 सुनो। आर मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर मैक्स की वैल्यू में साइन 2 थीटा कितना रखेगा 1। तो अगर साइन 2 थीटा यहाँ पर 1 रख दो या थीटा 45 रख दो, थीटा 45 रखोगे 45 × 2 90 साइन 91 हो गया। तो आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाती है u²/g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम रेंज। क्या आप इतनी मैक्सिमम रेंज से स्टोन को क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर ये थ्रो कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या, ध्यान समझना। जिस तरीके से ये सपोज आप किसी स्टोन को क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, आपने फेंका 30 डिग्री पर, स्टोन कहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया u वेलोसिटी। आपने इसको फेंका किस डिग्री एंगल पर, ये दैट इज योर सपोज 75 डिग्री पर, तो स्टोन यहाँ चला गया। लेकिन आपने इसको फेंक दिया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पर सेम वेलोसिटी देखोगे स्टोन आपका ज्यादा डिस्टेंस क्या कर जाएगा, ये ट्रैवल कर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो फॉर मैक्सिमम रेंज एंगल मस्ट भी कितना होना चाहिए, आपकी 45 होना चाहिए। उसके बाद एक चीज और है यहाँ पर, ये जो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, तो एक मिनट रुकना थोड़ा सा। हाँ, ये कहा जाता है बच्चा की जो रेंज होती है वो सेम होती है, दो एंगल्स पर रेंज सेम होती है, मतलब थीटा और 90 - थीटा पर रेंज क्या होगी, सेम होगी। मतलब क्या, ध्यान समझना है। सपोज आपने किसी स्टोन को किस एंगल से देखा 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री, 90 - थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और उस स्टोन को आप किस एंगल पर फेंको 60 डिग्री पर। दोनों वेलोसिटी ले लो, तो जहां 30 वाला गिरेगा वहीं 60 वाला गिरेगा। ये बात समझ में आ रहा है। इन दो एंगल्स की रेंज हमेशा क्या होती है, आपकी सेम होती है। अगर किसी स्टोन को 15 डिग्री पर फेंक रहे हो और उसी स्टोन को अगर 75 डिग्री पर उसी वेलोसिटी से फेंकोगे तो दोनों की रेंज क्या होगी, आपकी सेम होगी। इसको प्रूफ किया जा सकता है कैसे, जब थीटा डिग्री पर फेंक रहे हो तो थीटा जगह थीटा रहने दो, r थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, u² sin 2 थीटा कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा। लेकिन जब इसी को अपन 90 - थीटा पर फेंकते हैं तो रेंज किस एंगल पर निकाल रहे हैं, आपके 90 - थीटा पर। ये हो जाएगा u² sin 2 into कितना 90 - थीटा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, आपका g हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व किया इसमें, u² sin ये हो गया 180 - 2 थीटा, इस 2 का क्या कर दिया आपने, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय कितना हो गया, g हो गया। अब 180 - 2 थीटा, तो sin 180 - थीटा होता है sin थीटा ही होता है। ये सॉल्व करके कितना आ गया आपको, ये u² sin 2 थीटा डिवाइड बाय कितना आ गया, g आ गया। तो रेंज देखोगे यहाँ पर, ये चाहे तो थीटा एंगल की रेंज देखो तो यही आ रही है, और 90 - थीटा की भी रेंज आपकी है यही आ रही है। तो किन्हीं भी दो एंगल्स की रेंज क्या हो सकती है आपकी यहाँ पर, ये सेम हो सकती है। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। ओके, वी आर गोइंग फॉर द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस डेरिवेशन। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द हाइट। हाइट किसका इशू है, वाई एक्सिस का। इक्वेशन कहां से कहां तक लगाएंगे, वाई एक्सिस में, और कहां से कहां तक बीच में, ओ से लेकर क्यू तक में, ओ से लेकर क्यू तक में। ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड कितनी, u sin थीटा, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा है h, एक्सेलरेशन कितना है -g, और वेलोसिटी कितनी है आपकी 0। तो यहां पर लगा देते हैं आप ये v² u² + 2as। क्योंकि ये सब कुछ y एक्सिस में जा रहा है, इसलिए जहां जहां वेक्टर क्वांटिटी जाती है सब में y का यहां सफिक्स लगा दोगे। vy की वैल्यू कितनी बच्चा यहां पर, ये 0 है। uy की वैल्यू कितनी यहां पर आपकी, ये दैट इज u sin थीटा का क्या होगा, होल स्क्वायर + 2। ay की वैल्यू -g, और इसकी वैल्यू कितनी आपकी h। क्लियर। सो यहां से कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0 = u² sin² थीटा -2g कितना आ जाएगा h। 2gh को इधर ले आओ आप यहां पर, ये 2gh = क्या हो जाएगा, u² sin² थीटा। तो h कितना आ जाएगा, ये u² sin² थीटा डिवाइड बाय 2g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइट। h =
u square sin square theta divided by 2g. This is the height covered by the projectile. आपको u दे दिया जाए, थीटा दे दिया जाए, तो आप हाइट क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब कोई चाहता है कितना ऊंचाई गिर सकता है, मैक्सिमम हाइट पूछना चाहता है, तो हाइट मैक्सिमम कब होगी, जब sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, मैक्सिमम जस्ट सेम टू सेम लाइक रेंज। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, फॉर h max, अगर आपको हाइट क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो sin स्क्वायर थीटा क्या होना चाहिए आपका, ये मैक्सिमम, और sin स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कोई भी साइन हो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। सो 1 को क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो ये sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका लिखा जा सकता है sin स्क्वायर 90, sin 90 वैल्यू 1, होल स्क्वायर का वैल्यू 1, sin स्क्वायर कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। मतलब सिंपल सा साफ है, किसी ऑब्जेक्ट को मैं चाहता हूँ ऊंचाई में जाए, तो ऑब्जेक्ट को सीधा ऐसे फेंको ना, ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर फेंकने की क्या जरूरत, ऑब्जेक्ट सीधा ऐसे फेंकोगे, ग्राउंड से सीधा ऐसे फेंकोगे, तो ग्राउंड के साथ उसका एंगल कितना बनेगा, यहाँ पर आपका ये 90 डिग्री बनेगा, तभी हाइट क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी। सो यहाँ पर देखते हैं ये कि जो h max की वैल्यू आएगी, है h max की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर आपकी, तो थीटा 90 रख दोगे, sin स्क्वायर 91 हो गया, तो ये कितनी आ गई आपकी, u स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। ये इतनी मैक्सिमम हाइट कोई भी स्टोन कवर कर सकता है, कब, जब उसको किस एंगल पर थ्रो किया जाए, दैट इज योर 90 डिग्री पर उसको ये थ्रो किया जाए। तो आज का बोरिंग लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। लेक्चर कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, थैंक यू।